Good morning, guys. Welcome back to my channel, UPSC or Nothing. And we are back again with another video in which we are discussing current affairs for 28th of August 2020. तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के कौन कौन से वो 10 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन होगा अपना एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 के ऊपर, फिर अ क्वेश्चन ऑन ई सिम फॉलोड बाय भविष्य सॉफ्टवेयर, फिर हम एस्टेरॉइड्स के ऊपर भी क्वेश्चन देखेंगे, देन फॉलोड बाय लैंडस्लाइड्स, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुलिकल्ली फोक आर्ट, फिर एक क्वेश्चन होगा एक्सटिंक्शन ऑफ लैंग्वेजेस के ऊपर, फिर लास्ट में अपना क्वेश्चन देखेंगे आफ्पा पे जो है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। सो लेट्स बिगिन एंड देखते हैं कि अपना पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी रिलीजेस द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स? और ऑप्शंस आर वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर आरबीआई। हमको बताना है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या बॉडी है जो इस इंडेक्स को रिलीज करती है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज नीति आयोग। नीति आयोग इस ईपीआई इंडेक्स को हर साल रिलीज करता है और अभी न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि अभी 2020 के लिए भी इस इंडेक्स को रिलीज किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो इंडेक्स है इसका एम क्या है? इसका एम है टू एनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एनकरेज अ फैसिलिटेटिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इसका मेन एम है एनहेंस करना गवर्नमेंट पॉलिसीज को और उनको एनकरेज करना कि एक्सपोर्ट के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेटेड फ्रेमवर्क रिलीज किया जाए, ठीक है, अडॉप्ट किए जाएं। देन इट इज़ अ डेटा ड्रिवन एफर्ट टू आइडेंटिफाई द कोर एरियाज क्रूशियल फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। ठीक है, कोर एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक डेटा ड्रिवन एफर्ट है। देन अनदर थिंग, इसके 4 की पिलर्स हैं। अब इसमें हम पिलर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था ईज ऑफ बिजनेस इंडेक्स के ऊपर और उसमें उसके पिलर्स थे ऑप्शन में। अपन को आइडेंटिफाई करना था और बताना था कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो उस इंडेक्स के पार्ट थे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमको ये याद होना चाहिए। तो 4 पिलर्स हैं: पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, फिर अब इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो जिन्होंने टॉप किया है। अगर और ओवरऑल ईपीआई की बात करें तो इसमें गुजरात ने टॉप किया है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, मतलब 1, 2 एंड 3 इस तरह से ये रैंकिंग है। फिर जो लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं अपने इंडिया में उसमें राजस्थान ने टॉप किया है, फॉलोड बाय तेलंगाना एंड हरियाणा। फिर इसी तरह जो अपनी हिमालय स्टेट हैं, जो माउंटेन स्टेट्स हैं, उसमें उत्तराखंड ने टॉप किया है, फॉलोड बाय त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश। और अपने यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली ने टॉप किया है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने वाला ये है कि इंडिया के जितने भी टोटल एक्सपोर्ट्स हैं उसमें से 70% जो हैं वो सिर्फ ये 5 स्टेट्स से होते हैं, जो है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। मतलब 30 से ज़्यादा स्टेट्स एंड यूटीज हैं अपने इंडिया में और 70% एक्सपोर्ट सिर्फ ये 5 स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा गैप है और कितनी ज़्यादा अनइक्वल इक्वालिटी है एक्सपोर्ट्स को लेके। तो इन सब चीज़ों को ये इंडेक्स एड्रेस करता है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू ई सिम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? और स्टेटमेंट्स आर: it is embedded in the phone and cannot be removed as opposed to physical SIM cards which can be removed. Second, multiple networks and numbers can be stored on a single eSIM so that one can have more than one number. Our options are one only, two only, both one and two, and none of the above. Take a pause, think about it. चलिए, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये फ़ोन में ही एम्बेडेड रहता है, पहले से ही मतलब लग के आता है और इसको आप हटा नहीं सकते। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड बोल रहा है कि मल्टीपल नेटवर्क्स एंड नंबर्स कैन बी स्टोर्ड ऑन अ सिंगल ई सिम सो दैट वन कैन हैव मोर देन वन नंबर। मतलब जैसे अपने फिजिकल सिम होती है उसमें क्या होता है कि अगर आपको दूसरा नंबर चाहिए तो अपने को दूसरी सिम खरीदनी पड़ती है अलग कंपनी की या सेम कंपनी की भी। बट ई सिम में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। उस सिम के अंदर आप 2-3 नंबर यूज़ कर सकते हैं, 3 तो नहीं बट 2 नंबर आप यूज़ कर सकते हैं ई सिम के अंदर में। तो ये भी अपना स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट ऑप्शन में आता है सी, विच इज़ बोथ 1 एंड 2। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स चल रहे हैं और उसके पीछे जो फ्रॉड्स, मेजॉरिटी ऑफ फ्रॉड्स है ना, वो ई सिम्स के थ्रू और फिशिंग के थ्रू हो रहे हैं। तो इसलिए ई सिम के ऊपर क्वेश्चन था। अब फिशिंग क्या होता है? फिशिंग मतलब जो अपने आप को जो टेक्स्ट मिलते हैं, जो ईमेल्स आते हैं या जो फ़ोन कॉल्स आते हैं और जिसमें जो लोग होते हैं, मतलब जो आपको फ्रॉड करना चाहते हैं, वो एक यू नो
एक तरीके से वो डुप्लीकेट अथॉरिटी का कॉपी करने की कोशिश करते हैं और आपसे आपकी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ को फिशिंग बोलते हैं। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट भविष्य सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर है जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो इसके स्टेटमेंट्स हैं, इट इज़ एन ऑनलाइन पेंशन सैंक्शन एंड पेमेंट ट्रैकिंग सिस्टम। सेकेंड, इट विल हेल्प इन इंटीग्रेटिंग द EPPO विथ डिजी लॉकर। अब EPPO क्या है? इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट्स ऑर्डर। थर्ड स्टेटमेंट, इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। आपके ऑप्शंस हैं 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली एंड 1 2 and 3। सोचिए और इसको कोशिश करिए करने का। चलिए, पहला स्टेटमेंट अपना बिल्कुल सही है कि इट इज़ एन ऑनलाइन पेंशन सैंक्शन एंड पेमेंट ट्रैकिंग सिस्टम। मतलब इसकी मदद से आप अपना जो पेमेंट है, आपका जो पेंशन का पेमेंट है, उसको आप ट्रैक कर सकते हो ऑनलाइन। फिर सेकंड बोल रहा है कि इट विल हेल्प इन इंटीग्रेटिंग द EPPO विद डिजी लॉकर। तो ये इंटीग्रेट कर देगा डिजी लॉकर के साथ, ये बिल्कुल सही है। थर्ड बोल रहा है कि इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ये स्टेटमेंट अपना गलत है। इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बट बाय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। ठीक है। तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है A, विच इज़ 1 and 2 ओनली। अब इसके बारे में और चीज़ें देखते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस ने डिसाइड किया है इसको इंटीग्रेट करने का EPPO को डिजी लॉकर के साथ। अब डिजी लॉकर क्या है? डिजी लॉकर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें ऑनलाइन अपन जितने भी ऑनलाइन डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को अपन सेव कर सकते हैं। इट्स काइंड ऑफ अ वॉलेट फॉर सेविंग डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। अब चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि ये डिसीजन क्यों लिया गया है। दिस डिसीजन हैज़ बीन टेकन टू एनहेंस द ईज ऑफ लिविंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पेंशनर्स। मतलब इनकी ज़िंदगी आसान करने के लिए एक तरीके से ये किया गया है ताकि उनको मतलब फिजिकल डॉक्यूमेंट लेने के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े और ऑनलाइन वो इजीली हैसल फ्री अपना ऑनलाइन ही वो ले सकें और डिजी लॉकर में सेव कर सकें। फिर जो ये EPPO है, ये जनरेट होता है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा। ये सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया था। ये भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर बेस्ड वेब सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है इंडिया में। इंडिया के अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ट्रांजैक्शंस और फाइनेंसेस हैं उनको मैनेज किया जाता है। नाउ another thing is that this initiative will create a permanent record of pensioners' respective PPO in their DigiLocker and eliminate the necessity of handing over a physical copy। जैसी की बात है भाई, इलेक्ट्रॉनिक वे में हो जाएगा तो आपको फिजिकल कॉपी की लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। Then it will eliminate delays in reaching the PPO to new pensioners। डिले भी खत्म होगा कि भाई फिजिकल पेपर भेजने के लिए अब वाया पोस्ट आप भेजोगे तो उस समय टाइम लगता है, तो इसमें तो ऑनलाइन आप तुरंत ले सकते हैं। ठीक है। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू एस्टेरॉइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है। हमेशा ध्यान दीजिए करिए कि करेक्ट पूछ रहा है या नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो अपने स्टेटमेंट्स हैं, एस्टेरॉइड्स आर ऑल्सो नोन एज माइनर प्लैनेट्स। Second, most asteroids are spherical shaped, though a few are irregular shaped. Third, many asteroids are known to have a small companion moon. Fourth, there are also binary asteroids in which two rocky bodies of roughly equal size orbit each other। अब आपको इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। अगर पहला स्टेटमेंट देखें कि एस्टेरॉइड्स को माइनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। फिर अपना डी देखते हैं, देयर आर ऑल्सो बाइनरी एस्टेरॉइड्स इन विच टू रॉकी बॉडीज ऑर्बिट्स ईच अदर। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगल एस्टेरॉइड है, इसका मतलब ये है कि दो एस्टेरॉइड्स का भी एक सिस्टम होता है जिसमें एक दूसरे का वो रोटेशन करती रहती हैं। ठीक है। ये बिल्कुल सही है। इनफैक्ट कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें ट्रिपल सिस्टम भी है एस्टेरॉइड्स का। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अपना बिल्कुल सही है। फिर सी में आते हैं, मैनी एस्टेरॉइड्स आर नोन टू हैव अ स्मॉल कंपेनियन मून। ये बोल रहा है कि एस्टेरॉइड्स का एक खुद का मून भी होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और कुछ कुछ केसेस में तो दो मून भी होते हैं, तो अगर कहीं भी दो मून आ रहा है तो वो भी सही होगा। ठीक है। तो अपना बचता है फिर बी, जो कि गलत है, जो बोल रहा है कि मोस्ट एस्टेरॉइड्स आर स्फेरिकल शेप्ड दो ऑफ यू आर इरेगुलर शेप्ड। ये एक्चुअली इंटरचेंज कर दिया गया यहाँ पे। मोस्ट एस्टेरॉइड्स आर इरेगुलर शेप्ड और कुछ होते हैं जो स्फेरिकल शेप्ड होते हैं। ठीक है। तो ये इंटरचेंज हो गया बेसिकली यहाँ पे। तो अपना इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी, विच इज नॉट करेक्ट। चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट लैंडस्लाइड्स।
अभी इंडिया में क्या है कि बहुत लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं इस बारिश के मौसम में, मानसून की वजह से। तो इसलिए ये क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे देखा है, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है अपना। तो स्टेटमेंट्स हैं, दे आर अ टाइप ऑफ मास वेस्टिंग which denotes any downward movement of soil and rock under the direct influence of gravity. Second, slopes that lose their vegetation to fire or drought are more vulnerable to landslides. Our options are one only, two only, both one and two, and none of the above. Take a pause, think about it. तो चलिए पहले तो देखते हैं इसमें अपने को क्या करना है, करेक्ट देखना है। फिर सेकंड में अब स्टेटमेंट्स में आते हैं। अब जैसे कुछ जो बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हमेशा दो पार्ट में डिवाइड करके हमको सॉल्व करना चाहिए। पहला बोल रहा है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ मास वेस्टिंग विच डिनोट्स एनी डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉइल। अब आपको पता है कि जब लैंडस्लाइड होती है तो अपन कभी भी घूमने गए होंगे पहाड़ों में, तो अपन ने लैंडस्लाइड देखी है, तो हमेशा ऊपर से पहाड़ से नीचे गिरती है ना। तो इससे तो ये अपने को पता चल गया कि डाउनवर्ड मूवमेंट है। अब सेकंड पार्ट बोलता है कि अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अब आप इसमें दिमाग लगा सकते हो कि यार डायरेक्ट ग्रेविटी है, या कई बार हो सकता है कि मान लीजिए यूपीएससी ने खेल कर दिया कि इनडायरेक्ट पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि डायरेक्ट होगा ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस कि इनडायरेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट है कि डायरेक्टली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से भी लैंडस्लाइड होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अपना बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट में आते हैं, स्लोप्स दैट लूज देयर वेजिटेशन टू फायर और ड्रॉट आर मोर वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए ये एक तरीके की हिल है और यहाँ पे पेड़ है, पूरे जंगल हैं, और यहाँ पे अगर फॉरेस्ट फायर लगती है, आपको पता ही है उत्तराखंड में भी लगती है, काफ़ी नॉर्थ ईस्टर्न में भी लगती है। तो जब ये सब जल जाएगा तो क्या होगा कि ये जो मटेरियल है इसका, जो जियोलॉजी है यहाँ की, ये थोड़ी वीक हो जाएगी, क्योंकि प्लांट्स की रूट्स वगैरह ये सब सॉइल को पकड़ के रखती हैं, जोड़े रखती हैं। जब ये हट जाएगा तो फिर इट विल ऑब्वियसली इंक्रीज द लैंडस्लाइड इन दैट पर्टिकुलर एरिया, है ना। इसलिए ये ऑप्शन भी अपना बिल्कुल सही है। तो अपना करेक्ट ऑप्शन आता है सी, विच इज़ बोथ वन एंड टू। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, अपने कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो लैंडस्लाइड्स को इंक्रीज करते हैं। जैसे कुछ ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो गई, जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी वजह से, है ना। फिर अपने कुछ जियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। जियोलॉजिकल मतलब कि जो एरिया है और जो वहाँ का सॉइल वगैरह है उसका मिक्सचर कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है। फिर थर्ड आया मॉर्फोलॉजी, इसकी वजह से भी होता है। अब मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है कि अपना जो मटेरियल वहाँ का स्ट्रक्चर है, उस जगह का स्ट्रक्चर कैसा है, बहुत ज़्यादा स्टीप है या फिर थोड़ा कम स्टीप है, मतलब इस तरीके से, है ना। और अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज़ दैट कि पूरे वर्ल्ड में जो अपना एशिया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं। और एशिया में भी अपना जो साउथ ईस्ट एशिया है, जिसमें इंडिया भी आता है, उसमें सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं पूरे साल में। और साउथ ईस्ट एशिया में भी इंडिया हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट लैंडस्लाइड्स नंबर इन इन द होल वर्ल्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिया वर्ल्ड में वन ऑफ द टॉप हाईएस्ट नंबर्स में आता है जहाँ पे लैंडस्लाइड के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar, which of the following is or are correct? Our statements are, the awards are given by the President of India in the week preceding Independence Day every year. Second, it was formerly known as the National Child Award for Exceptional Achievement. Our options are one only, two only, both one and two, and none of the above. Take a pause, think about it. चलिए, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। अब इसमें देखिए दो तो नहीं बल्कि कम से कम तीन पार्ट हो सकते हैं। अब इसमें पहला चीज़ तो ये बोल रहा है कि अवार्ड इज गिवन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर इन द वीक प्रिसीडिंग इंडिपेंडेंस डे, और एवरी ईयर। अब तीन चीज़ें अपने आप को सोचने वाली हैं कि क्या ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं, क्योंकि बहुत सारे मोस्ट ऑफ द जो अवार्ड्स हैं वो प्रेसिडेंट ही देते हैं, बट कुछ अवार्ड्स प्राइम मिनिस्टर भी देते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं। अब दूसरा बोल रहा है कि वीक प्रिसीडिंग इंडिपेंडेंस डे। अब हो सकता है यहाँ पे न्यू ईयर भी हो सकता है यहाँ पे रिपब्लिक डे भी हो। तो इस केस में तो वैसे ये गलत है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे से पहले नहीं, ये रिपब्लिक डे के एक हफ्ते पहले दिया जाता है, और ये हर साल दिया जाता है। ये बिल्कुल सही है, ये वाला पार्ट गलत है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन पढ़िए या कोई भी न्यूज़ पढ़िए तो ये छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि वहाँ पे कहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है यूपीएससी के द्वारा। ठीक है, फिर सेकंड बोल रहा है इट वाज फॉर्मली नोन एज नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट। ये स्टेटमेंट भी अपना गलत है। अभी आगे चल के देखेंगे कि ऐसा क्यों है। तो
अपना ऑप्शन इसमें सही है डी, विच इज नॉन ऑफ दी अबव। ठीक है। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने नॉमिनेशंस इनवाइट किए हैं इस अवार्ड के लिए 2021 के लिए। ठीक है। अब होता क्या है कि इस अवार्ड के अंदर दो कैटेगरीज हैं, मतलब इस अवार्ड के अंदर दो कैटेगरीज में अवार्ड में दिए जाते हैं। एक है अपना बाल शक्ति पुरस्कार और एक है अपना बाल कल्याण पुरस्कार। तो पहले बाल शक्ति पुरस्कार के बारे में देखते हैं। ये जो अवार्ड है ये 1996 में इंस्टीट्यूट किया गया था और इसका पहले नाम था नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट और 2018 में इसका नाम बदल के बाल शक्ति पुरस्कार रख दिया गया। फिर ये एनुअली दिया जाता है टू रिकॉग्नाइज एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस फील्ड्स। ठीक है। जो चिल्ड्रन कुछ अचीवमेंट्स करते हैं फील्ड्स में लाइक सोशल सर्विस, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, इनोवेशन, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और ये दिया जाता है 8 से 15 साल के बच्चों के लिए। ठीक है। एज लिमिट है यहाँ पे, ये नहीं कि 18 साल के बच्चों के लिए, ये 8 से 15 साल के बच्चों के लिए दिया जाता है। फिर सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, 5 से 18 साल के बच्चों को दिया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 to 18 ईयर्स ऑफ एज। और दूसरी चीज़, चाइल्ड को इंडियन सिटीजन होना चाहिए और इंडिया में ही रहना चाहिए, ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फिर जो अवार्ड है उसमें एक मेडल मिलता है, कैश प्राइज भी मिलता है 1 लाख रुपीज़ का, बुक वाउचर्स मिलते हैं 10,000 रुपीज़ तक के, सर्टिफिकेट मिलता है, साइटेशन मिलता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं इस अवार्ड के पार्ट में। ठीक है। फिर दूसरी चीज़ है बाल कल्याण पुरस्कार। ये 1979 में इंस्टीट्यूट हुआ था एज नेशनल चाइल्ड वेलफेयर अवार्ड और इसका भी नाम 2018 में बदल के बाल कल्याण पुरस्कार रख दिया गया। फिर ये उन इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है जिन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट के फील्ड में कुछ काम किया हो या चाइल्ड प्रोटेक्शन के फील्ड में काम किया हो एंड चाइल्ड वेलफेयर के फील्ड में। फिर इसमें दोनों को अवार्ड मिलता है, इंडिविजुअल कैटेगरी भी है इसमें और ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी भी है। इंडिविजुअल है उसको कम से कम 7 साल काम करना ज़रूरी है चाइल्ड डेवलपमेंट की फील्ड में और ऑर्गेनाइजेशन को एटलीस्ट 10 साल काम करना ज़रूरी है। फिर इंडिविजुअल को 1 लाख रुपए का अवार्ड मिलता है और ऑर्गेनाइजेशन को 5 लाख रुपए का अवार्ड मिलता है इस अवार्ड के अंडर में। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस मेडल एंड सर्टिफिकेट। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to Archaeological Survey of India, which of the following statements is or are correct? Our statements are: it is an attached office under the Ministry of Culture. Second, it was founded in 1861 by Sir Alexander Cunningham with the help of Lord Ripon. Third, the entire country is divided into more than 30 circles for the maintenance of ancient monuments and sites of national importance. Our options are 1 and 2 only, 2 only, 2 and 3 only, and 1 and 3 only. Take a pause, try to attempt this question. चलिए, पहला स्टेटमेंट अगर देखें तो इसमें दो चीज़ें देखनी है, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है और दूसरी चीज़ क्या ये अटैच्ड ऑफिस है, क्योंकि यहाँ पे भी खेल हो सकता है, बोल दे कि क्या ये इंडिपेंडेंट ऑफिस है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो अपना बिल्कुल सही है कि एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में। हो सकता है यहाँ पे यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म बोल दे, पर वो गलत होगा ऑब्वियसली। फिर सेकंड बोला है इट वाज फाउंडेड इन 1861 बाय सर अलेक्जेंडर कनिंघम एंड विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड रिपन। इसके तीन पार्ट हैं, तो यहाँ पे तीन चीज़ें देखिए। पहली चीज़ तो क्या ये 1861 में फाउंड किया गया था? यस, दिस इज करेक्ट। बाय सर अलेक्जेंडर कनिंघम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। with the help of Lord Ripon, this is wrong. It was not founded with the help of Lord Ripon, but by Viceroy Lord Canning. अपने लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने मदद की थी सर अलेक्जेंडर की इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए। फिर थर्ड बोल रहा है द एंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू मोर देन 30 सर्कल्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है क्योंकि टोटल ऑफ 36 सर्कल्स हैं पूरे इंडिया में। ठीक है। इस ASI के, तो अपना करेक्ट ऑप्शन आता है 1 and 3 विच इज डी। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि ऐसा ये न्यूज़ में क्यों है। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ अनाउंस्ड 7 न्यू सर्कल्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये 7 सर्कल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एक है जबलपुर झांसी MP में, फिर ट्रिची तमिलनाडु, झांसी एंड मेरठ इन यूपी, हम्पी कर्नाटका में, रायगंज वेस्ट बंगाल में और राजकोट गुजरात में। ये 7 नए सर्कल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है। फिर अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्लूड्स एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकेवेशन, केमिकल कंजर्वेशन, हॉर्टिकल्चर ऑपरेशन, म्यूजियम, अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करती है मॉन्यूमेंट से रिलेटेड उनकी उनको कंजर्व करने के लिए। ठीक है। फिर ये स्टेटमेंट देखिए, इट इज़ द सक्सेसर ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये इसका नाम बाद में बदला गया था
जब सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको एस्टैब्लिश किया था, तब ये द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से था। और जो ये सर अलेक्जेंडर कनिंघम है, इनको अपन फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है। फिर एएसआई एडमिनिस्टर्स मोर देन 3650 एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, साइट्स एंड रिमेन्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। मतलब इतने ज़्यादा साइट्स ये कंजर्व करती है और मेंटेन करती है और उनकी देखरेख करती है। ठीक है। फिर अपना देख लिया है कि इंडिया में अपने 36 सर्कल्स हो चुके हैं। ये 7 सर्कल्स इंट्रोड्यूस करने के बाद पहले अपना एक मिनी हम्पी सर्कल था, मिनी को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। और एक दिल्ली भी मिनी दिल्ली सर्कल था, उसको भी दिल्ली सर्कल में अपग्रेड कर दिया गया है। ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट पुलिकल्ली फोक आर्ट? और स्टेटमेंट्स आर: it is a recreational folk art from the state of Tamil Nadu. Second, it is performed on the occasion of Onam celebrations. Third, the main theme of this folk art is tiger hunting with participants playing the role of tiger and hunter. Or options are 1 and 2 only, 2 only, 2 and 3 only, and 1 and 3 only. Take a pause, think about it. Alright. पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये एक रिक्रिएशनल फोक आर्ट है और ये तमिलनाडु से है। ठीक है। चलिए मान लीजिए हमको ये स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता, तो सेकंड में आते हैं। सेकंड बोल रहा है कि इट इज परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ ओनम सेलिब्रेशन। अब अगर आप इस सेकंड स्टेटमेंट को देखें, देखिए अपने को पता है या तो दोनों सही होंगे या तो दोनों गलत होंगे, या तो एक सही होगा एक गलत होगा, कुछ भी केस हो सकता है। लेकिन एक अगर दिमाग लगाया जाए तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये ओनम सेलिब्रेशन के टाइम पे इसको परफॉर्म किया जाता है। अब अपने को पता है कि ओनम तो केरला का है, तो दो चीज़ हो सकती हैं, या तो यहाँ पे ये गलत किया गया है या तो यहाँ पे तमिलनाडु की जगह केरला होगा, तब जाके इन दोनों का कुछ रिलेशन बनेगा आपस में, है ना। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। इट इज़ अ रिक्रिएशनल फोक आर्ट फ्रॉम केरला। ठीक है। तमिलनाडु नहीं है, ये केरला का है। तब जाके ये दो स्टेटमेंट देखिए कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ओनम एक केरला का फेस्टिवल है। फिर थर्ड स्टेटमेंट, जब ये सही होगा तो ये भी सही हो गया। फिर थर्ड बोल रहा है द मेन थीम ऑफ दिस फोक आर्ट इज टाइगर हंटिंग विद पार्टिसिपेंट्स प्लेइंग द रोल ऑफ टाइगर एंड हंटर। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इसको परफॉर्म करते टाइम लोग अपने आप को पूरा बॉडी पेंट कर लेते हैं टाइगर और हंटर ग्रुप में और फिर स्ट्रीट्स में डांस करते हैं। ठीक है। उसके भी मैं आगे फोटो दिखाऊंगा आपको। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, विच इज 2 and 3 ओनली। अभी ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली ये बोला गया है कि कोविड के चक्कर में इस फेस्टिवल को ऑनलाइन सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है। ये फोटो में देखिए पूरा बिल्कुल कितना इंट्रीग तरीके से बिल्कुल पूरे बॉडी को पेंट किया गया है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग और कलरफुल है ये। अब देखते हैं इसके बारे में और चीज़ें देखते हैं। इट इज़ अ रिक्रिएशनल स्ट्रीट फोक आर्ट परफॉर्म्ड ऑन द फोर्थ डे ऑफ ओनम सेलिब्रेशन। जब ओनम सेलिब्रेशन होते हैं उसकी फोर्थ डे पे परफॉर्म होता है। देन इट इज़ प्रैक्टिस्ड मेनली इन थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। फिर इसकी जो मेन थीम है वो अपन ने देख ली है, टाइगर हंटिंग है। और परफॉर्मेंस पेंट करते हैं अपनी बॉडीज को लाइक टाइगर्स एंड हंटर्स एंड डांस ऑन स्ट्रीट्स टू द बीट्स ऑफ ट्रेडिशनल परकुशन इंस्ट्रूमेंट्स सच एज थकील, उडुक्कू, चेंदा। अब परकुशन इंस्ट्रूमेंट्स आप सर्च करिएगा गूगल में। मैं चाहता हूँ कि आप देखिए कि परकुशन इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है। इस तरह की कुछ क्यूरियोसिटी आपके अंदर भी जागनी चाहिए कि आपको कुछ चीज़ नहीं आ रही है तो आप वहाँ जाके उसको गूगल करें। इस तरह से आपको क्लियर होंगी चीज़ें। ठीक है। कई बार होता है कि अपने को पता होती हैं चीज़ें, बट एक्चुअली जब सर्च करते हैं तब पता चलता है कि अच्छा ये एक्चुअल में ये था, है ना। कई बार होता है, बहुत ही कॉमन है ये। फिर इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय महाराजा राम वर्मा सक्थन थम्पूरन, द देन महाराजा ऑफ कोचिन। फिर अनदर की इवेंट विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ओनम इज अरनमुला बोट रेस, द ओल्डेस्ट रिवर बोट फेस्टिवल इन इंडिया। आप लोगों ने देखा होगा, कई बार टीवी में भी देखा होगा और कुछ मूवीज में भी दिखाया गया है। बहुत लंबी बोट होती है, इसमें 50-50 लोग, 100-100 लोग बैठे रहते हैं और कंपटीशन करते हैं। तो वो केरला का फेस्टिवल है और उसको अरनमुला बोट रोज बोलते हैं। फिर ये पंपा नदी में होती है नियर श्री पार्थसारथी टेम्पल इन पाठनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ठीक है। तो एक ये एडिशनल फैक्ट है कि ओनम के टाइम पे ये तो जो फोक आर्ट है अपनी पुलिकल्ली, ये तो परफॉर्म होती है। उसके अलावा ये बोट रेस भी होती है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू एक्सटिंक्शन ऑफ लैंग्वेजेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? और स्टेटमेंट्स आर: अकॉर्डिंग टू यूनेस्को any language that is spoken by less than 10,000 people is potentially endangered. Second, in India after 1971 census, any language spoken by less than 10,000 people is not included in official list of languages. Or options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, and none of the above.
चलिए पहले स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि यूनेस्को के अकॉर्डिंग 10,000 से ज़्यादा लोग से कम लोग अगर कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं तो वो पोटेंशियली इंडेंजर्ड है और उसको कंजर्व करने के लिए एफर्ट्स डालने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट अपना बिल्कुल सही है। इस नंबर पे देखिए खेल हो सकता है, इस नंबर पे, इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है। सेकंड बोल रहा है इंडिया में 1917 सेंसस के बाद कोई लैंग्वेज अगर 10,000 से कम लोगों के द्वारा बोली जा रही है तो उसको ऑफिशियल लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब इसके देखिए तीन चार पार्ट हैं। पहला कि क्या वो 1971 सेंसस के बाद हुआ है, क्या इसमें 10,000 लोग हैं, और क्या ये नॉट इंक्लूडेड वाला पार्ट आएगा। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही है कि 1971 सेंसस के बाद अगर कोई लैंग्वेज 10,000 से कम लोग बोल रहे हैं तो उसको ऑफिशियल लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और इसी वजह से 1961 में 1,000 से ज़्यादा, मतलब इनफैक्ट 1,500 से ज़्यादा लैंग्वेजेस थी जो कम होकर 180 190 में आ गई थी ऑफिशियल लिस्ट में। मतलब ये प्रोविजन डालने के बाद। और अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि जो ये लैंग्वेजेस हैं बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्ट हो रही हैं और इंडिया टॉप कर रहा है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस एक्सटेंट हुई हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंजर्वेशन मेजर्स गवर्नमेंट को करने चाहिए, ऐसा करके न्यूज़ में आया था। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट आस्पा, विच इज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट? Statements are it gives armed forces extraordinary powers and immunity to maintain public order in disturbed areas. Second, only central government has the power to declare the whole or part of the state or union territory as a disturbed area. Our options are one only, two only, both one and two, and none of the above. ये हमेशा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है क्योंकि हर 6-6 7-7 महीने में जिन स्टेट्स में ये ऑलरेडी लागू हो रखा है उनको एक्सटेंड कर दिया जाता है। और अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी इसीलिए क्योंकि इसको आसाम में 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये आर्म्ड फोर्सेस को एक्स्ट्रा पावर्स देती है और इम्यूनिटी देती है पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए डिस्टर्ब्ड एरियाज में। मतलब कि अगर यहाँ पे कोई भी आर्मी का पर्सन है, ऑफिशियल है, और या ऑथराइज भी कोई ऑफिशियल है, अगर वो कुछ भी वहाँ पे करता है तो उसके अगेंस्ट जो प्रोसिक्यूशन है वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दिए जाते हैं। और भी चीज़ें हैं कि वो अरेस्ट कर सकते हैं किसी को भी विदाउट एनी वारंट सर्च और सीजर भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी पावर्स मिलती हैं। तो ये स्टेटमेंट अपना बिल्कुल सही है। सेकेंड बोल रहा है कि ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर और द होल और पार्ट ऑफ द स्टेट एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया। अब ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पे लिखा है ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सोचने वाली बात है, क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि अगर वहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है तो क्या हम वहाँ पे आसपास लगा सकते हैं? तो यस, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी वो पावर है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अपना करेक्ट ऑप्शन इज ए विच इज़ वन ओनली। अब इसके बारे में देखते हैं और चीज़ें। अब देखिए, फोर्स जो आर्मी है वो फोर्स का यूज़ कर सकती है, ओपन फायर तक कर सकती है अगर उनको लगता है कि ज़रूरत है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं इस एक्ट के अंडर। फिर अगर उनको कोई रीजनेबल सस्पेशन हो रहा है तो वो किसी को भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट, एंड दे कैन ऑल्सो एंटर एनी प्रेमाइसिस विदाउट अ वारंट। फिर देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी कैन डिक्लेयर द होल और पार्ट ऑफ द स्टेट एज डिस्टर्ब्ड एरिया। फिर प्रोसिक्यूशन ऑफ एन ऑथराइज्ड ऑफिसर रिक्वायर्स प्रायर परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ऐसे ही उनके उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता कोर्ट में, आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। फिर कई बार क्या हुआ है कि इन सब एक्सट्रीम प्रोविजंस के चक्कर में कई बार इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर सवाल उठे हैं। और इसमें क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1998 में, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अपहेल्ड किया था और ये बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट सुओ मोटो, मतलब अपने मन से किसी भी स्टेट में ये एक्ट को लागू कर सकती है। बस लेकिन ज़रूरी है कि एक बार वो कंसल्ट कर ले स्टेट गवर्नमेंट से बिफोर अप्लाइंग दिस एक्ट टू दैट पर्टिकुलर स्टेट। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की थी विच इज़ जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी कमिटी। जब भी अगर ये कमिटी कहीं पे स्टेटमेंट में आता है तो याद रखिए कि ये आसपास से रिलेटेड है। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था रिव्यू करने के लिए इस एक्ट के प्रोविजंस को 2004 में, और इसने 2005 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी और रिकमेंड किया था कि इस एक्ट को रिपील कर दिया जाए। ये बहुत हॉट टॉपिक्स रहता है करंट अफेयर्स में ये आफ्पा का। ठीक है, फिर अब देखते हैं ये कौन कौन सी स्टेट्स में अप्लाइड है। ये असम में है, नागालैंड में है और मणिपुर में। इट इज़ ऑपरेशन इन एंटायर स्टेट।
पूरे असम में, पूरे नागालैंड में, पूरे मणिपुर में सिर्फ इम्फाल म्यूनिसिपल एरिया में नहीं है, बाकी हर जगह है। फिर कुछ पार्ट्स हैं अरुणाचल प्रदेश के, उनमें भी ये अप्लाइड है। फिर ये कुछ अपने जम्मू एंड कश्मीर और अपने ये लद्दाख वाला जो एरिया है, वहाँ पे भी ये ऑपरेटेड है कुछ एरियाज में, ठीक है। सो ये था आज के 10 टॉपिक्स जिनका हमने एनालाइज किया एमसीक्यूज के थ्रू। ये आपके आंसर्स हैं, इनको एक बार चेक कर लीजिएगा और देखिएगा आपके कितने मार्क्स आए 10 में से, ठीक है। नाउ आई होप यू गाइज ऑल लाइक दिस लेक्चर, so thank you. Please like, share, and subscribe. And if you have not subscribed already, please hit that bell icon. And I hope you guys have a very good day ahead. Thank you, guys.